डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का और सीट नंबर है 86। आपके सामने पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार, सावधानी से प्रश्न को समझना है छोटे, कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। पहली बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। बड़ा शालीनता भरा प्रश्न है छोटे भाई, और आपको इसमें जवाब बताना है कि सटीक जवाब आप क्या देते हैं। चलिए, लाइक भी कर देंगे। गुरु दक्षिणा में कमी नहीं होना चाहिए। गुरु दक्षिणा एकदम भर भर के लाइक किया करो। आपका लाइक ना मेरे लिए गुरु दक्षिणा का काम करता है। सुरेश जी कहते हैं कि ए होगा, बिल्कुल। रंजीत कहते हैं कि बी होगा, बिल्कुल आपकी भी बात मानेंगे। अब देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा कि सी होगा। याद रखिएगा, बी वाला जो है वो एक्यूरेट जवाब होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से, इस बात को भी थोड़ा सा मेमोरी में रखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को विधान परिषद में, या कह सकते हैं भारतीय परिषद में शामिल या सम्मिलित होने का मौका मिला था। पहली बार मौका मिला था मेरे छोटे भाई बहन। तो इसका जो जवाब होगा, अच्छा 1909 क्या था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो आते हैं, मिलान करते हैं। एक तरफ आपका लिस्ट दिया हुआ है, एक तरफ कहां से क्या लिया गया है उसकी बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ए का होगा 1। बी का क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। छोटे भाई याद रखना, आयरिश को ही हम आयरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिश को ही हम आयरलैंड कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 3। और सी की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो यह हो जाएगा 1। और संघ राज्य के बीच संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो 2। तो इसका आंसर किस तरफ आप जाएंगे लेकर के? तो इसका हम पहले 1, ए का 1 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो सॉरी ए का 4 था ना, मिस्टेक से लिख दिए, 4 होगा ना। ए का 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। बी का 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। ये सही हो गया। इसके बाद 1, इसके बाद 2। तो आंसर क्या होगा छोटे भाई? तो सी होगा। आंसर क्या होगा इसका छोटे भाई? तो सी होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े थे? पहली बात आपको हम बताना चाहते हैं कि सरकारिया आयोग का जो स्थापना है 9 जून 1983 को हुआ है। 9 जून 1983 को हुआ है स्थापना सरकारिया आयोग का। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को स्थापित करना। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को क्या करना छोटे भाई? तो स्थापित करना, इसका क्या था? तो उद्देश्य था। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग थे। जस्टिस आर एस सरकारिया भी थे, वी शिवारामन भी थे, राम सुब्रमण्यम भी थे, लेकिन ओवी अलगेसन नहीं थे पूछ रहा है, तो ओवी अलगेसन नहीं थे। इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद नहीं रख सकती है? तो मंत्री परिषद अविश्वास प्रस्ताव रखती है, वर्षना प्रस्ताव भी मंत्री परिषद के द्वारा ही, स्थगन प्रस्ताव भी मंत्री परिषद के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें से कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, इसमें से कोई भी ऐसा जवाब, अविश्वास प्रस्ताव रखती है। क्या पूछ रहा है? मंत्री परिषद के बारे में सिर्फ पूछ रहा है ना। मंत्री परिषद सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव को लागू करती है। मैं मिस्टेक कर दिया पढ़ने में, ये लागू करती है, लेकिन भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जो होता है ये मंत्री परिषद के द्वारा नहीं लगाया जाता। मैं मिस्टेक कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो अविश्वास प्रस्ताव लागू करती है मंत्री परिषद, लेकिन स्थगन प्रस्ताव और भर्त्सना प्रस्ताव जो होता है ये मंत्री परिषद के द्वारा नहीं लगाया जाता। तो 2 इसके आंसर होंगे। इस कंडीशन में इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? बिना आंसर पर, क्वेश्चन पर ध्यान देना है पहले। कौन सा सही नहीं है? तो उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, बिल्कुल। वो चाहेगा तो अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित मतलब रोक के रख सकता है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति है, गलत बात। ऐसा राष्ट्रपति के पास होता है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रखता है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा गलत है। तो गलत वाला ही चुनना था, क्योंकि कौन सही नहीं है मतलब गलत चुनना था। चश्मा लगाए हुए हैं, हाँ 2-3 दिन से हम चश्मा लगा करके ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर आई में प्रॉब्लम हो रहा है पटेल जी। ठीक है छोटे भाई, चलिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ना प्यारे, वो ऑप्शन हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर वी आर अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया था? तो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू तो चाहते ही नहीं थे भाई, तो राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, इनकी पहल पर वी आर अंबेडकर को सदस्य सभा के रूप में, संविधान के सदस्य सभा के रूप में पूर्ण निर्वाचन किया गया था। इनके पहल पर, जवाहरलाल नेहरू के पहल पर नहीं। ये दोनों में नाम कॉमन है, इसलिए दोनों नहीं होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा का अपना रिपोर्ट जो है ना, वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 22 को भाग है भारत के संविधान में, और 22 भाग आपको याद रहना चाहिए। 22 भाग आपको याद रहना चाहिए। चलिए 22 भाग। भाग 18 में क्या है? आपातकाल की बात किया गया है, आपातकाल। 19 में है प्रकीर्णन, और 21 में है संक्रमणकालीन अस्थायी व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वह लक्षण है संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय अमेरिका के संविधान से ही भारत में लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये स्रोत करके एक टॉपिक है, संविधान का स्रोत, यानी कहां से क्या लिया गया है। तो इस संविधान के स्रोत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं पे टॉपिक आपको मिलेगा। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, ये आपको पूछ रहा है। आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो आर्थिक न्याय उद्देशिका में भी वर्णित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है कि राज्य एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा जिसमें सभी रूप को आर्थिक न्याय हो। तो ये नीति निर्देशक मूल अधिकार में नहीं है, उद्देशिका में तो है, लेकिन मूल अधिकार साथ में दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निर्वाह योग पारिश्रमिक उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किन अनुच्छेदों में क्रमशः किया गया है? तो ये आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो निर्वाह योग्य मजदूरी जो है वो अनुच्छेद 43 में है। 43 के क और 43 के ख में इसका वर्णन किया गया है। 38 में कहा गया है कि वाद योग नहीं है, और 39 में कहा गया है पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसके लिए जो सटीक जवाब है, जो प्रश्न पूछा गया है उसके लिए जो सटीक जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? जो भी छात्र टेस्ट दिए होंगे और जो उनको आंसर सीट मिला होगा उसमें आंसर दिया हुआ है 313, जो कि गलत है। 1950 में और 51-52 में जब पहली चुनाव हुई थी उस समय अंतःकालीन सदन में 296 सदस्य थे। कितने थे? 296। हाँ, कुछ लोग 313 पे आंसर मत मारिएगा। क्लियर है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना ये ग्रामीण समुदाय का तत्व है। सांस्कृतिक विविधता एक ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। क्षेत्र ये भी ग्रामीण समुदाय का तत्व है। लेकिन नहीं है हमसे पूछा था, तो याद रखना है नहीं है में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है छोटे भाई? कहीं कोई समस्या किसी को नहीं है? गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न का आपको देना है जवाब। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? चलिए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं और आपको इसका जवाब बताना है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं और आपको इसका जवाब बताना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? राकेश कहते हैं बी होगा, बी है। विजेंद्र भी कहते हैं कि बी होगा। सुप्रकाश साहू कहते हैं कि 14 का ए होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे सुजीत कह रहे हैं कि सी होगा सर। तो देखते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है ना छोटे भाई? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर है? आपको इसका सही जवाब देना है। चलिए, तो वास्तविक, लेकिन संवैधानिक और नाममात्र के होते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त है नहीं, औपचारिक प्रमुख के रूप में होता है, क्योंकि यही शब्द जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख के रूप में होता है और संवैधानिक होता है लेकिन नाम मात्र का होता है। दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग कह रहे थे ए होगा, कुछ लोग बी कह रहे थे। वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख के रूप में होता है। और इस शब्द भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति ये कहां के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उसको काम, सारे काम जो होते हैं वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा, संवैधानिक होता है लेकिन नाम मात्र के होते हैं, औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। आया बात समझ में? तो इस बात को याद रखिएगा। इसका आंसर किसके साथ जाएंगे? हम सी के साथ जाएंगे। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और राष्ट्रपति का प्रश्न है। देखते हैं मेरे छोटे भाई बहन कितना सटीक आप बना पाते हो। 15 का सी, हाँ 110% सही है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इसकी चर्चा जो है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। और यह राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, ये बात लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का भी एक प्रोसेस है। जिस भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, 14 दिन पहले सूचित करना होता है राष्ट्रपति पर, और उस सूचना पत्र पर जिस भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उसके 1/3 सदस्य का, सॉरी 1/4 सदस्य का, माफ कीजिएगा, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है, मतलब हामी होता है कि हम एग्री हैं आपको हटाने के लिए। इसके बाद 2/3 सदस्य लोकसभा से और 2/3 सदस्य राज्यसभा से, उनके सहमति पर तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। बिल्कुल 1/4। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा लगता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? यही जो क्वेश्चन नंबर। कुमार पंकज कहते हैं चश्मा निकाल लीजिए सर, माने आंख अपना हम फोड़ लें। मेरे चश्मा से क्या प्रॉब्लम है सर आपको? ये वो देखिए खरखा है जो कहते हैं कि सर आपको किसी का प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं है।
मतलब मेरे आई में प्रॉब्लम है, हम चश्मा निकाल लें क्या? अरे आपको मेरे पढ़ने से मतलब है कि चश्मे से मतलब है? आपको मेरे चश्मे से क्या मतलब है? भाई साहब, टीचर से आप पढ़ने के लिए मतलब रखिए ना। कुमार पंकज कहते हैं फिर सॉरी सर। हाँ बिल्कुल यार, मैं शौक से चश्मा थोड़ी ना पहना हूं। इधर हम 3-4 दिन से शायद चश्मा पहन रहे होंगे। रीजन है थोड़ा आई में प्रॉब्लम है, और अभी मेरे पास छुट्टी नहीं मिल पा रहा है कि जा करके गलत ना समझे। नहीं, गलत समझने वाली बात नहीं है छोटे भाई। हर इंसान की मजबूरी होती है। मेरे सारे वीडियोस बिना चश्मा के ही आते हैं। जिस क्लास में अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, देखो एक तो डिजिटल बोर्ड का लाइट, इसके बाद इधर भी आपका स्क्रीन लगा हुआ है, इधर भी स्क्रीन लगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वो ऊपर में लगा हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिप लाइट। इसके बाद यहां एक बड़ा सा लाइट है। तो ऑलरेडी मेरे आंख में प्रॉब्लम है, इसी के वजह से हम पहने हैं छोटे भाई। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका जवाब आप लोगों ने दिया, हाँ, प्रधानमंत्री के पास होती है। बहुत सटीक जवाब है आपका, बहुत सटीक जवाब है। आइए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? चलिए, जल्दी बताएंगे। अभी छुट्टी मिलेगा तो आंख अस्पताल में जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है, और उसको फिर चश्मा को चेंज करेंगे, लगाएंगे चश्मा, पर ये वाला नहीं लगाएंगे, चश्मा को हम चेंज कर लेंगे। जवाब दीजिए, क्या दे रहे हैं? हाँ, ये कौन नहीं जानता है इनको? वी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। तो ये तो जग जाहिर है और आसान क्वेश्चन है। के एम मुंशी, बहुत जवाब लोग दे रहा है के एम मुंशी। सुसाइटी कर लेंगे, पंखा पंखो नहीं है ये, सीएम लटक के। वी आर अम्बेडकर जी 17 का ये काहे बोल रहे हैं आप लोग? कार्य एवं संचालन मंत्री बनाए गए थे के एम मुंशी, कार्य एवं संचालन मंत्री। एसपी मुखर्जी, वो भी कानून मंत्री नहीं। हाँ, अभी सही जवाब आ रहा है सबका, सी होगा। गुड। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। सही है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? चलिए, सुजीत चौरसिया कहते हैं सर हम ऐप पर क्लास करते हैं ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। मुकेश सर कहते हैं सर कंफ्यूजन हो गया था। नहीं नहीं, याद रखिएगा, के एम मुंशी तो कार्य एवं संचालन मंत्री थे, ठीक है, वी आर अम्बेडकर जी थे। आइए, देखो एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन में लिख देते हैं, 86वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 2026 तक लोकसभा के सीटों में, लोकसभा के सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो भाई मेरे, इसको याद रखना आज से आप सब लोग, ठीक है ना? और जितने भी छोटे भाई बहन ने लाइक नहीं किया है, गुरु दक्षिणा दे देंगे। आप अपने इस बड़े भाई को, बटन को लाइक करते चलना है छोटे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 2026 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका तो जवाब आप एकदम दे ही सकते हो, मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों? राज्यसभा को हम अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, बताइए आप सब। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं 19 का बी होगा। अच्छा, 19 का बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता इसलिए कहते हैं। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी होगा जवाब। सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, गलत हो गया। दो जवाब सही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करना है छोटे भाई। दोनों जवाब सही है ना, और जब दोनों जवाब सही है तो इस कंडीशन में आंसर कौन होगा? डी, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ये आप लोग के लिए थोड़ा हो सकता है नया प्रश्न होगा। सर आजकल मुझे क्या हो गया है, सही क्वेश्चन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, कभी कभी होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कभी इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पहली बार आया है। 80 टेस्ट बनवा चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है। बी सी नहीं, देखो एंटी डाउरी एक्ट जो है ये भी सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मुकेश कहते हैं कि 20 कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना छोटे भाई, एकदम न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, और ये सब क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये खास करके अच्छा क्वेश्चन है। देखो यही तो खूबसूरती है सेट प्रैक्टिस करने का, कि उसके अगल बगल से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हम लोग को देखने को मिलता है। रटा रटाया क्वेश्चन जो आपको आसानी से बन जाए, उससे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, एकदम ये तो जग जाहिर सी बात है। मीसा जो है यह एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो कम से कम याद रखना, भैया मीसा आएगा तो समझ लेना आप। कथन वाले प्रश्न है, क्लियर है, और कथन वाले प्रश्न में आपको देना है जवाब। मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूं, सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। क्या बोलती है पब्लिक, सही है कि नहीं है? एकदम सही है, क्योंकि संविधान संशोधन की चर्चा 368 अनुच्छेद में है। क्लियर है? क्लियर है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। संसद जो है, बिल्कुल संसद जो है भारत की जनता द्वारा चुना गया, निर्वाचित किया गया उच्चतम विधायी। दोनों सही है, और दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि दोनों में संसद की चर्चा की गई है, तो दोनों सही होगा। इस कंडीशन में आंसर ए की तरफ जाएंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप आंसर लिखो ना। दिमाग भाग रहा है, पढ़ने पर एकदम दिमाग नहीं जा रहा है। यही वक्त है, अगर जिस बच्चे को यह समझ में आ रहा है, जिस बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो दिमाग है वो पढ़ने में नहीं जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये तो आपको रियलाइज हो रहा है ना मेरे भाई, यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो यही तो वक्त है खुद को झोंक देने का। देखो कभी भी किसी को पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने बैठो मन अपने आप लगने लगेगा। अब ये सोच के देखो, या तो तुम अपने मन को मना लो यार, या तो अपने लाइफ को बना लो। मन मार के पढ़ना सीखो यार। जो बच्चा मन मार के पढ़ना सीख लेता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो उस राज्य के विधानसभा के द्वारा तय किया जाता है। उस राज्य के विधानसभा के द्वारा तय किया जाता है। क्लियर? याद रखना, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई? मैं जवाब चाहता हूं, इसका सही जवाब क्या है? सर एप्लीकेशन पर करंट अफेयर कब से चलेगा? फेस्टिवल के बाद से छोटे, फेस्टिवल के बाद से राइफल निकाल लेंगे हम। क्या बोलती है पब्लिक? इसका आंसर 23 का ए। हाँ, उत्तर प्रदेश। नाम बताइए उनका, उस महिला का नाम बताइए जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यहां तो बिहार में पता है कि राबड़ी देवी बनी थी। उस महिला का नाम बताइए, उनका नाम बताइए, आदरणीय उनका नाम बताएंगे। सर जी 2024 कैबिनेट मंत्री के पद वाला ट्रिक से बता दीजिए ना। बहुत सिंपल ट्रिक है, उसका हम बनाए हुए भी थे, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं आता यार। आप सब अगर जो मुझे पुराने तरीके से जानते होंगे, जो नए होंगे शायद उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो पुराना लोग होंगे, अगर आपको मेरा कुछ ट्रिक देखना है तो टॉपिक आप ले, जैसे बिहार जीएस, एक काम करना आप बिहार मैप बाय विकास सर सर्च मारना। हमारा ट्रिक आपको उसमें बहुत अलग अलग टाइप का दिखाई देगा। जो बिहार मैप नहीं पढ़े होंगे वो सर्च मारिएगा, बिहार मैप बाय विकास सर। हाँ, सुचेता कृपलानी, बहुत लोगों का जवाब आ गया, 110% सही है भाई। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? हम इसका जवाब आपसे चाहेंगे। हम इसका जवाब आपसे चाहेंगे। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? क्या बोलती है पब्लिक इसके बारे में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ देखते हैं जवाब। बहुत बढ़िया। जिसका बी है ना, जिनका भी बी आ रहा है ना, देखो, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, 100% सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ना कि राज्यपाल को है। अनुच्छेद 72 में इसकी चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, मृत्युदंड को भी। इसका गलत वाला ही चुनना था, चूंकि कथन सत्य नहीं है कह रहा है, तो गलत नहीं है, ये वाला होगा। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये ठीक है, क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना छोटे भाई, बहुत बढ़िया। भारत के संविधान में पंचायत तथा नगरपालिका से संबंधित 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे छोटे भाई। राज्यपाल को भी है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, पर मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, क्षमादान के भी उसके दायरे हैं। सर आप पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं पहली बार आपसे पॉलिटी पढ़ रहा हूं। अरे डिस्कशन है, डिस्कशन में क्वालिटी का पता नहीं चलता, मेरे क्लास में आना, फिर पता चलेगा आपको मेरी क्वालिटी का। चलिए, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया था छोटे भाई? तो रखा गया था पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय रखे गए थे, और 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। 74वां संविधान संशोधन की बात करें 1993 में हुआ था छोटे भाई, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को रखा गया था। और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय में समान बेंच है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय में समान बेंच है? किसमें समान बेंच है बताएंगे? मैंने आपसे पढ़ करके जाना कि पॉलिटी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अरे पॉलिटी के साथ में हिस्ट्री अच्छा पढ़ाता हूं या ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाता हूं। आप राष्ट्रीय आंदोलन बाई विकास सर मारना सर्च यूट्यूब पर, एक ही बार में आ जाएगा। 1 लाख लोगों ने देखा है, 8 घंटे की वीडियो है। इकोनॉमिक्स बाई विकास सर, 1 लाख लोगों ने देखा है। चलिए, निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय में समान बेंच है? उम्मीद करते हैं आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब मुंबई और गुवाहाटी। और कहां कहां है पता है? और कहां कहां है? हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये तीनों का एक बेंच है। आया बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? मुंबई और गुवाहाटी दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां से 2 प्रश्न और बताएंगे हम आपको। पहले इस प्रश्न का आप जवाब देते हैं क्या, हम देखते हैं क्या बोलती है पब्लिक। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? किस देश में हुई? कनाडा में हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या यूनाइटेड किंगडम में? कहां हुआ? याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब यहां से 2 प्रश्न आते हैं कि जनहित याचिका के जनक कौन है। तो जनक की बात करें तो पी एन भगवती, याद रखिएगा, पी एन भगवती भारत के हैं। पी एन भगवती को क्या कहा जाता है? तो पी एन भगवती को जनक कहा जाता है जनहित याचिका के। एक क्वेश्चन और बनता है कि माता किसे कहते हैं? जनहित याचिका की माता किसे कहते हैं? तो पुष्पा, झुकेगा नहीं, वो वाला पुष्पा नहीं, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, थोड़ा टेढ़ा नाम है पर याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है।
और अगर पूछेगा कि जनक किसे कहते हैं तो पी.एन. भगवती को कहते हैं। और अगर प्रश्न पूछा कि माता किसे कहते हैं जनहित याचिका की, तो पुष्पा कपिला कपिला हिंगोरानी को कहते हैं। ठीक है ना प्यारे, बहुत बढ़िया। निम्न करों में से कौन सा एक कर है, मतलब टैक्स है, संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, किंतु उसको संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो संघ सरकार लगाती है, उसको वसूलती भी है, लेकिन उस टैक्स को संघ और राज्य दोनों में बांट दिया जाता है। तो कौन सा कर है, कौन सा टैक्स है, क्या बोलती है पब्लिक? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 28। क्वेश्चन नंबर है 28। क्या बोलती है पब्लिक? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। जिन लोगों ने बी कहा है ना प्यारे, जैसे राकेश कह रहे हैं कि बी होगा सर, कुमार पंकज कह रहे हैं कि बी होगा, बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि बी होगा, कुछ लोग बी सी भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, रेलवे किराए तथा भाड़े पर नहीं, कॉरपोरेशन पर भी नहीं, लेकिन कृषि पर, कृषि आय के अतिरिक्त मतलब कृषि पर जो आय से ज्यादा टैक्स आता है संघ सरकार वसूलती है, और फिर संघ और राज्यों में जिस राज्य से वसूला जाता है उसको भी उसमें हिस्सा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? ये यूनिक क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम सेट में क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन आपके लिए नया है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो क्या बोलती है पब्लिक, बताएंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो योजना आयोग को लेकर के एक कमेंट किया था अशोक चंद्रा ने, और अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, नाम उसका बदल दिया गया। तो आर्थिक मंत्री परिषद कह करके और कमेंट किया था किसने? अशोक चंद्रा ने। 2 या अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, किस कंडीशन में? 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर के एक राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, पर किस कंडीशन में? वो कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है, वो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। 2 राज्य हैं, दोनों ने आपस में करार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया हम लोग एक ही लोक सेवा आयोग चाहते हैं, या संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर दे, तो भी कंडीशन लागू होगा। तो ए और बी दोनों सही होगा, तो इसका सटीक आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि सी में ए और बी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? इसका जवाब दीजिए, जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में पढ़ना है। मूल जब संविधान जब लिखा गया था ना प्यारे, तो मूल संविधान में अगर हम बात करेंगे तो मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान का जो सिनेरियो है अभी 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब ये जग जाहिर है कि 8 भाषा जो है ऐड किया गया। तो 8 भाषा कैसे कैसे ऐड किया गया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 ऐसे भाषाएं थी जिसको 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके बाद इससे पहले एक भाषा जोड़ा गया था सिंधी, यह जोड़ा गया था 1967 में, और 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और तो एक हो गया, 2, 3, 4 गो और बचा हुआ है। तो मैथिली,
डोंगरी, बोडो और संथाली। ये चार ऐसी भाषाएं हैं प्यारे जिसको कि 2003 में और 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वर्तमान का सिनेरियो ये 8 भाषा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर और पहले 14 था, 14 8 कितना हो गया, 22 भाषाएं हो गई। तो प्रश्न क्या पहुंचता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई। तो 2003 में आ जाइए, 2003 वाला लिस्ट हम निकाल के देखेंगे। 2003 वाला लिस्ट हमारा यही वाला है। अब 2003 में मैथिली है, कहीं दिख रहा है, नहीं है। डोंगरी किसी में दिख रहा है, नहीं है। बोडो दिख रहा है, नहीं है। संथाली दिख रहा है, नहीं है। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हाँ, 2024 में भाषा चुना गया है, उसको संवैधानिक प्रधानता भी नहीं मिला है, जब मिलेगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। संविधान में कुछ ऐसे, अच्छा साइड हो जाए, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्या? ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। अवधेश कुमार जी कहते हैं साइड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत का तात्पर्य यह है, आधारभूत संरचना का मतलब यह हुआ है कि कुछ ऐसे लक्षण है जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। और कहा भी गया है, न्यायालय के द्वारा कहा भी गया है, चूंकि न्यायालय जो होता है संविधान का संरक्षक होता है, कहा गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके ढांचे में परिवर्तन नहीं करना है। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? देखो छोटे भाई, ये जो दल बदल शब्द है ना, ये अनुसूची 10 में आपको पढ़ना है, 10वीं अनुसूची में पढ़ना है। जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था ना प्यारे, जब इसको क्या हो गया, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में एक वर्ड दल बदल कानून को रखा गया। तो उसी से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ दिया है। क्या पूछा है कि राज्य के विधायिका या संसद का एक सदस्य चुनाव जीतने के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली अयोग्यता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाएगा? तो वो स्थिति होता है यदि ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, तो यही इसका स्थिति माना जाता है। ऐसे प्रश्न, जो ये प्रश्न है थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, फ्रेंडली नहीं है, मतलब आप इसको एक बार में नहीं समझ सकते हैं। फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि हम भी छात्र कभी रहे हैं, हम समझते हैं। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखो, बिहार विधानसभा में 40 सीट है जो अनुसूचित जाति यानी जिसको हम एससी कहते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहते हैं के लिए सीटें आरक्षित है। लेकिन इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। ये 2 सीटें मनिहारी और कटोरिया विधानसभा है, कटोरिया, और एक विधानसभा है मनिहारी। तो क्वेश्चन क्या था, बिहार विधानसभा में सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होंगी? 38 होंगी। तो याद रखना प्यारे, 38 सीटें हैं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए पूछता तो 40 मार्क दें। क्लियर है छोटे भाई? तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितने छोटे भाई बहनों ने नहीं लाइक किया है, गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, वो गुरु दक्षिणा देंगे। जब आप लाइक करते हैं तो लगता है कि कोई सिक्का दे रहा है दान पेटी में, टन से आवाज करता है। क्वेश्चन है प्यारे, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय बिहार के कौन राज्यपाल थे? तो उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो श्री बुट्टा सिंह थे। कौन थे? श्री बुट्टा सिंह थे, याद रखिएगा। कौन थे?
भुट्टा सिंह थे। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधा है, गरीबी भी बाधा है, मतदान का दुरुपयोग भी बाधा है, यानी किसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि सारे भाई बहनों ने बनाया हुआ। क्लियर है? 1920 में किसने लिखा कि 70 वर्ष पहले लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दशहत से भरा था, अब इस शब्द का गुणगान किया जाता है। सही बात है, लोकतंत्र 70 साल पहले 1920 में एक कथन है, 1920 में किसने आखिर ये बात कहा था कि 70 वर्ष पहले लोकतंत्र नापसंद किया जाता था, लेकिन अब उसी का गुणगान किया जाता है। क्लियर है? तो एक कथन वाला, बार बार आपको बोलते हैं, कथन वाला जवाब आप डायरेक्ट याद रखिएगा। वो व्यक्ति थे लॉर्ड ब्राइस। कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड ब्राइस थे। क्लियर है? बेल्जियम की विधायिका में कानून बनाने की क्या शर्त है? देखो, ये हो गया वर्ल्ड पॉलिटी का क्वेश्चन, और शर्त यह है कि जब फ्रेंच और डच दोनों भाषाई सदस्य कानून के पक्ष में मतदान करेंगे, तब वहां पे क्या बनेगा? विधायिका बनेगा। वहां पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक फ्रेंच और एक डच रहते हैं, तो वहां का शर्त है कि दोनों जो है भाषा के आधार पर कानून के पक्ष में मतदान करेंगे। लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 जवाब देंगे, क्यों माना जाता है? इसका जवाब आराम से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं इसका जवाब। हम अपने छोटे भाई बहनों से उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब आप दीजिए। हम आप सबों से उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप दीजिए। लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना जाता है? लोकतंत्रात्मक शासन पारदर्शी होता है, 100% सही है। लोकतांत्रिक शासन में गोपनीयता को सर्वोच्च गुण माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार को भी मान्यता दिया जाता है, आरटीआई के माध्यम से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है? और सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया? बताएंगे कौन सा ऐसा देश है जहां सामाजिक और राजनीतिक विभेद में जब परिवर्तन हुआ तो उस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की जो आप कह सकते हैं कमी यह रही कि वहां सामाजिक विभेद भी हुआ, सारे समाज आपस में विभेद करने लगे, और राजनीतिक विभेद भी हुआ, और उसके चलते परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन का भुगतान ये करना पड़ा कि यूगोस्लाविया में कुछ भी कानून अस्थायी रूप से नहीं रहा। ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन छोटे भाई, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। 1-2 दिन और डिस्कशन चलेगा, फिर इसके बाद आप पता ही है कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है, आज गांधी जयंती है, और कल से सर आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था बिहार में? देखो, किसी भी बिहार में ही नहीं, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब वहां का विधानसभा शासन चलाने में सक्षम नहीं होता है। सिर्फ एक ही रीजन होता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है शीत युग अगर चले, गृह युद्ध चले, लेकिन वो तो अभी तक हुआ नहीं है भारत में। तो अगर मुख्यमंत्री उस राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होता है, इसको समझना है ना, तो एक वेब सीरीज है महारानी, एक वेब सीरीज है महारानी। हम तो शिक्षक हैं, मूवी देखने के लिए हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन इस छुट्टी में अगर आपको मौका मिले तो महारानी एक वेब सीरीज है जो कि एक समझ बनाता है। वो पूरी तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी और भुट्टा सिंह जो राष्ट्रपति शासन लगा है ना, उसकी भी कहानी को उसमें दर्शाया गया है। तो महारानी उस मूवी का नाम है जिसमें राबड़ी देवी की एक्टर मतलब उनकी एक्टिंग को दिखाया है, लालू यादव कैसे शासन करते थे। तो एक आपको ना राजनीति की पकड़ बनाएगा। चलिए, नमस्कार सबको।